अस्सलामुअलैकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं जवेरिया अली। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे फ़ीवर यानी बुखार के हवाले से। बुखार की क्या क्या अलामात होती हैं, क्योंकि आजकल मौसमी बुखार के साथ, मौसमी बीमारियों के साथ बहुत से वबाई अमराज भी फैले हुए हैं। तो कौन सा बुखार किस बीमारी की अलामत है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और यही जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब, बहुत सारे बुखार आजकल फैले हुए हैं। वैसे तो हम देखते हैं कि बुखार होता है तो कफ एंड फ्लू हो जाता है, नज़ला खांसी एक नॉर्मल सी बात होती है। लेकिन अब चूंकि ये वबाई दौर चल रहा है, कोरोना जैसी बीमारी भी फैली हुई है और इसके अलावा भी दीगर बीमारियां हैं, जैसे हम डेंगू कह सकते हैं, कोई और बहुत सारे फ्लूज़ भी हैं जो कि हिस्सा हैं। तो उनमें सबसे पहली अलामत जो ज़ाहिर होती है वो बुखार की होती है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी बीमारी जो है वो किस बुखार की अलामत है। मतलब बुखार अगर हो रहा है तो वो नॉर्मल बुखार है जो कि नॉर्मली हो जाता है, जिसका इलाज हम 2 पैनाडोल से भी कर लेते हैं, या वो किसी बीमारी की सूरत में है, किसी वबा की सूरत में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, अगर खुदा ना खास्ता बुखार हो जाए तो हमें कैसे पहचानेंगे हम? देखिए, पहली बात ये फ़ीवर जो है वो एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म है, हम पहले भी बता चुके। और बॉडी जो है वो एक रिस्पॉन्स करती है कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या कोई और एलर्जिन हो, कोई भी ऐसी चीज़ बॉडी के अंदर जब दाखिल होती है तो बॉडी अपना रिएक्शन शो करती है। उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है इस रिएक्शन का कि अगर बैक्टीरिया आ गया या वायरस आ गया तो इसको किल करे। किल करने के लिए एक सपोर्टिव एलिमेंट यानी WBCs यानी सफ़ेद खलिए जो हैं खून के, वो तो बढ़ते ही बढ़ते हैं ताकि वो फाइट कर सकें। इसके साथ साथ बॉडी का टेम्परेचर भी रेस करता है ताकि जो भी इस टाइप की चीज़ें अगर कोई एंटर हो गई हैं तो उसको किल किया जा सके। अच्छा, अब फीवर एक हद तक तो बियरेबल होता है कि जी हम अगर कहें कि 99 से लेके और 102 तक, तो उससे जब ऊपर जाता है 103 या 104 तो एकदम से टेंशन परेशानी भी शुरू हो जाती है कि भाई एकदम से इतना ज़्यादा बढ़ गया है। और इसके साथ साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी आने लगते हैं। अभी क्योंकि जिस तरह सीज़न चल रहा है कोल्ड एंड फ्लू का है, तो अमूमन नज़ला ज़ुकाम के साथ यानी आपकी नाक जो है वो बह रही हो, उसके अलावा छींकें आ रही हो या खांसी हो हल्की सी, या आँखों से बाज़त पानी भी आ जाता है, तो ये तो कोल्ड एंड फ्लू की अलामात में से हैं। और इसमें ही आपको फ़ीवर भी साथ साथ मिलता है। सही, ठीक है ना। लेकिन अब जैसे आपने कहा कि और चीज़ें भी एडअप हो गई हैं और वो मूजी बीमारियां हैं जो फैल भी रही हैं। डेंगू की अगर हम बात करें या हम कोरोना की बात करें तो इनकी भी अलामात थोड़ी सी मिलती जुलती हैं। तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने से पहले मैं ये बता दूं कि फ़ीवर प्लीज़ एक बात जहन में रखें कि अंदाजे से चेक ना करें। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब, अक्सर लोग, हमारे यहाँ तो यही रुझान है कि माथे पे हाथ लगा के देखा, बुखार गर्म हो रहा है जिस्म तो समझे बुखार हो रहा है। जी। अब वो कितना हो रहा है ये हमें अंदाज़ा उसी अपने हाथ की हरारत से होता है। वैसे टेम्परेचर चेक करने का मेजरमेंट क्या है, मतलब कितना हो तो हमें पता चलता है टेम्परेचर है? देखिए, 98.4 और 98.6 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है, तो ये एक रेंज आप जहन में रखें कि इस रेंज में अगर है। और अमूमन थर्मोमीटर्स पे मैं यही कहता हूँ, जो डिजिटल्स हैं अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो उस पर भी मेंशन होता है, यानी उसमें आ जाता है मार्क के इससे ऊपर जा रहा है तो एलिवेटेड है। लेकिन नॉर्मल जो मरकरी के जो थर्मोमीटर्स होते हैं जिसमें मरकरी होता है, उसमें एक रेड कलर का मार्क होता है। उस रेड मार्क से पहले अगर सिल्वर लाइन रिफ्लेक्ट हो रही होती है चमकती हुई, जैसे मरकरी के जो चमक है ना सिल्वर, तो वो सिल्वरी अपीयरेंस जहाँ तक आ रही है, जिस अगर मार्क से पीछे है तो इट्स ओके। एक बात मतलब मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ, ये है बहुत सिंपल सी, लेकिन बेशुमार लोग इस चीज़ को अभी नहीं समझ पाते हैं कि आया ये फीवर के ज़ुमरे में आ रहा है या नहीं है। तो वो जो सिल्वर मार्क है उससे अगर पीछे है, यानी जो रेड मार्क है सॉरी, उससे अगर पीछे है वो सिल्वर लाइन, तो आप समझेंगे नॉर्मल है। लेकिन जब वो 98.6 जो कि मार्क अमूमन 98.6 पे होता है, उससे अगर क्रॉस कर जाएगा तो इट मीन्स कि आप फीवर की तरफ एंटर हो रहे हैं। 99 हो जाना यानी 98.6 से ऊपर चले जाना जो है वो फीवर में शुमार हो जाता है। यानी फीवर तो टेम्परेचर तो बॉडी का अपना है, लेकिन उस रेंज से ऊपर हो जाता है। ठीक है, एक तो ये है कि आप थर्मोमीटर से प्रॉपर्ली चेक करें, अंदाज़ा नहीं लगाएं। ठीक है, एक बात। दूसरा ये है कि हम अमूमन जो छोटे बच्चों की मैं बात करूं, बच्चों में अमूमन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मुंह में थर्मोमीटर नहीं रखते इस डर से कि कहीं वो बाइट ना कर ले, तो आप एक्जिला में रखते हैं, तो इसमें 1 डिग्री बढ़ा दिया जाता है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल इस तरह ले लें कि जैसे अगर 98 है, अगर एक्जिला में यानी आर्म पिट में 98 आ रहा है तो आप उसको 99 तस्वुर करें। सही। अच्छा, इसमें भी भाई कई कंडीशंस हैं। बाज़ बच्चे अगर थोड़ा सा बल्की हैं, फैटी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉल ले लें फिर उसके ऊपर हम वो कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जवेरिया जी। मैं इसी सवाल से रिलेटेड क्वेश्चन कर रही थी कि मेरी न्यू बॉर्न बेबी 3 मंथ की है, तो इन्हें अक्सर टेम्परेचर 99 आ जाता है, इस तरह से प्रॉब्लम होती है। दूसरा, हमें फ्लू का जो इशू होता है क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो उसके हवाले से जो है आप गाइडलाइन दे दी जाए ना। 3 महीने है उम्र, बच्ची की उम्र 3 महीने बताई आपने?
जी बिल्कुल 3 मंथ। अच्छा, 99 आपने किस थर्मोमीटर पे आपने चेक किया? बच्चे के आर्म पिट पे एक्जिला में रख के? नहीं, इनका मैंने हेड थर्मामीटर लिया हुआ है, वो जो चेक करने के लिए बच्चों का थर्मामीटर होता है, उससे चेक किया था। ये जो कलर चेंजेस वाला जो आ रहा होता है, जी जी जो बिल्कुल माथे बिल्कुल, पर, हाँ नहीं जी। नहीं देखें, वो रिलायबल नहीं है। वो एक रफली आपको ज़रूर बता देता है कि आया आप फेब्राइल है यानी टेम्परेचर है या नहीं, लेकिन बेहतर ये है कि थर्मोमीटर से चेक करें, वरना इस तरह जो है ना खुदा न खास्ता मिस डायग्नोस हो जाएगा चीज़। आप ये समझ रही होंगी कि फ़ीवर हो रहा है और इस सूरत में आप हो सकता है पैनाडोल या कैल्पॉल या जो भी ड्रॉप्स हैं बुखार उतारने के, वो भी आप देना शुरू कर दें। तो इसलिए बेहतर ये है कि थर्मोमीटर से चेक करें और एग्जैक्टली देखें कि कितना आ रहा है, ठीक है? तो उसके बाद ही हम बता सकते हैं, वरना ये चीज़ जो आप जो स्ट्रिप्स आती हैं, जो कलर चेंजिंग स्ट्रिप्स हैं, ये एक रफ़ आइडिया ज़रूर देता है, एक्यूरेसी नहीं होती है इसमें। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अगर इतने छोटे बच्चे का चेक करना तो कौन सा बेस्ट थर्मामीटर देखिए है, नॉर्मल, डिजिटल या मर्क्यूरी? देखिए मैं यही कहूँगा कि अब डिजिटल भी सेफ़ है, क्योंकि अब वो झिड़कने में जब उसे छिड़क रहे होते हैं, हल्का कर रहे होते हैं, नीचे ला रहे होते हैं, तो अमूमन टूट जाता है, वो एक अलग चीज़ है। डिजिटल थर्मोमीटर्स हैं, उसमें एक थोड़ा सा इशू ये आता है कि अमूमन इंटरनेशनली जब हमारे पास यहाँ पहुँचते हैं तो वो सेंटीग्रेड पे उस पर सेट हुआ होता है, हाँ। 37.8 37, तो हम ज़रा कंफ्यूज होते हैं कि आया ये फीवर में आ रहा है या नहीं। तो उसमें ही चेंजिंग होती है, ऑप्शन होता है, उसको आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हम यूज़ टू हैं इस चीज़ के कि 99 है, 100 है, 100.4 है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि 38 अगर टेम्परेचर आ रहा है तो कितना है। सही। तो बेहतर ये है कि उसको आप फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट कर लें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम उसी हवाले से बात कर रहे थे कि अगर आर्म पिट में रखते हैं कोई बल्की बच्चे हैं तो उनका अगर फैटी या बल्की है बच्चा, तो ऐसी सूरत में आप जो है उसमें 1 डिग्री बढ़ाते हैं, लेकिन बिल्कुल अगर लीन थीन है, दुबला पतला है, तो आप ऑलमोस्ट वही टेम्परेचर कहलाता है जो हमने जैसे माउथ में रख के लिया था ओरली, तो उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं किया जाता। ये बहुत ज़्यादा अगर बल्कि हों तो फिर हम एक एडअप करते चले जाते हैं। अच्छा, जैसे वैसे सबसे पहले बुखार ही होता है, कोई भी बीमारी की इब्तिदा हो, चाहे वो वबाई हो या मौसमी हो। अगर टाइफॉइड की बात की जाए तो उसमें भी बुखार ही सबसे पहले होता है, लेकिन टाइफॉइड है ये डायग्नोस करने में भी हम 2-3 दिन निकाल देते हैं, क्योंकि हमारा आम तौर पे रवैया यही है कि बुखार है तो हमने कोई भी बुखार की दवा खा ली और ये सोच के कि कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा, अभी रात तक ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो कोई और बड़ी बीमारी है तो हम फर्स्ट टाइम कैसे उसको डायग्नोस कर सकते हैं? अच्छा देखिए, बात ये कि पेशेंट के आंसर डायग्नोसिस होता नहीं है बेसिकली, अच्छा। ठीक है ना। फीवर जो एक अलामत है, अब अलामत के पीछे कई वजूहात हो सकती हैं, यानी यही फीवर जो फ़र्ज़ करें आपने लिया और 100 टेम्परेचर आ रहा है, तो ये 100 आप टाइफाइड में भी हो सकता है, मलेरिया में भी हो सकता है, इसके अलावा जो वायरल इन्फेक्शन अभी चल रहे हैं उसमें भी आपको 100 मिलेगा। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ क्लिनिकली हम कोरिलेट करते हैं बीइंग अ डॉक्टर, उसके अलावा जहाँ पे हम भी स्टकअप होते हैं तो वहाँ इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाते हैं कि आया इसको कंफर्म करें। अब IgM लेवल्स आप टाइफाइड के लिए चेक करेंगे, आपको पता चलेगा कि आया फीवर है। डेंगू के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो शुरू के 4 दिन जो है अगर फीवर आ रहा है तो उस सूरत में आप, और अगर आपको शक है, क्योंकि जहाँ प्रिवेलेंट होता है, जहाँ पे ज़्यादा फैला हुआ है, तो वहाँ पे आपको शक होगा कि आया मुझे खुदा न खास्ता डेंगू तो नहीं हो गया, तो ऐसी सूरत में आप अगर 4 दिन के अंदर टेस्ट करवाना चाहें तो उसके लिए एक तो PCR होता है सेलेक्टिवली, और उसके अलावा जो है वो NS1 कहलाता है एंटीजन, जो कि डेंगू के लिए पर्टिकुलर है। ये 2 टेस्ट करवाए जा सकते हैं अगर 4 दिन के अंदर अंदर है। 4 दिन के बाद अगर हो गया तो फिर हम जाते हैं IgG और IgM लेवल्स के ऊपर फॉर डेंगू एंटीबॉडीज़ के लिए। सही। तो ये 2 चीज़ हम चेक कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कौन बात कर रहे हैं? मैं कोयटा से मुनव्वर बोल रहा हूँ। यार मेरे पेट में जो है ना बड़ा शदीद दर्द है। मैंने कराची भी किया तो सारे टेस्ट भी कराए हैं। जी जी। तो वो जो है ना मतलब एक सिर्फ रह गया DR स्टूल टेस्ट। जी जी। पेट में मेरे जो है ना मतलब कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है? मेरी है 52 एज है। अच्छा, पेट में किस हिस्से, असल में देखना पड़ेगा ना पेट के किस हिस्से में दर्द है। बिल्कुल मैदे के मुंह पर हो रहा है? कोई चीज खाता हूँ ना, जी। खाता हूँ थोड़ी देर बाद मोशन हो जाता है। ओके, देखिए अमूमन ऐसा आज, और ये कितने अरसे से हो रहा है आपको ऐसा? ये कोई हो गया 1-1.5 महीना। मेरे वो कोई ठीक है। सर्जरी की है आँख की, तो उस आँख खान में। जी तो जी। अभी मैं जब कोयटा आया तो फिर यही प्रॉब्लम मुझे शुरू अच्छा, हो गई है। देखिए होता क्या है, जी जी, बात औक़ात ऐसा है कि कॉमन हो गया है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे IBS कहते हैं। तो ऐसी सूरत में होता ये है कि जब आप कुछ खाते हैं तो थोड़ी देर बाद मरोड़ सा उठता है और लूज मोशन भी हो जाते हैं, ठीक है ना, और पेट में दर्द बाकायदा फील हो, यानी कॉलिक पेन्स भी हो रहे होते हैं। तो IBS के लिए वो जैसे फूलता है यानी, अच्छा डायबिटिक तो नहीं है आप?
हाँ, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। डायबिटिक पेशेंट्स में कॉमनली ये है कि जो गैस्ट्रोपेरेसिस कहते हैं इसको, कि यानी आंतों की जो मूवमेंट है ना वो थोड़ी स्लगिश हो जाती है, हल्की हो जाती है। इस वजह से रुकाव की वजह से गैसेस प्रोडक्शन होती है और गैसेस यानी स्टकअप रहती हैं और पेट फूलने की शिकायत होती है। तो इसमें मेडिसिन एडवाइस की जाती है। आप मुझे 12 से 1 के दरमियान कॉल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं मेडिसिन आपको एडवाइस कर दूँगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं, फीवर यानी कि बुखार। अच्छा, बुखार की अलामात तो आपने बता दी हैं कि मुख्तलिफ बीमारियों क्योंकि में बुखार खुद एक अलामत है। बिल्कुल, जी बुखार सबसे पहली ही अलामत है, है। जी। अच्छा, एक और कॉलर भी है हमारे साथ, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कौन बात कर रहे हैं? हेलो हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, दानिश बात कर रहा हूँ। जी सर, कहिए क्या कहना चाहेंगे? मैंने ये प्रोग्राम के हवाले से कॉल की थी मैंने। जी कहिए। चलें, इनका तो कॉल हमारी ड्रॉप हो गई है। वापस हम बात कर लेते हैं अपनी सबसे पहली अलामत जो कि बुखार होता है। वैसे तो डॉक्टर साहब हर चीज़ या हर बीमारी से बचने के लिए सबसे पहली चीज़ तो एहतियात है। सबसे पहला इलाज यही है, एहतियात करनी चाहिए हमें। और एहतियात, डेंगू की भी एहतियातें हैं और कोरोना की भी एहतियातें हैं, लेकिन हमें इन सारी बीमारियों का शिकार होने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए? ये मेरा आखिरी सवाल है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। अच्छा, हाँ ठीक है। देखें, बात ये कि फ़ीवर को पहले, अगर आपको फ़ीवर हो गया है, साथ में आपको कमज़ोरी भी महसूस हो रही है और बज़ाहिर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी की जो एक अलामात होती हैं अगर वो नहीं है, साथ में सिर्फ बुखार हो रहा है, तो ऐसी सूरत में ज़रूर डॉक्टरों को दिखाएं, क्योंकि वो इवेलुएट करेंगे, वो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आया क्या वजह हो सकती है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशंस या टेस्ट कराने हों, ताकि उसमें पता चलता है। बहुत माइनर लेवल से भी बाद हमारा डायग्नोसिस बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक, तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मंडे के लिए मैं जानना चाहूँगी। देखिए, मंडे के लिए पर्टिकुलरली गायनोकोलॉजिस्ट हमारे साथ होंगे और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जो ये प्रेगनेंसी की हम बात करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, 3-3 महीने को हम इसमें डिवाइड करते हैं, तो इसमें किस किस्म की एहतियात करनी चाहिए, क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, इंशाल्लाह मंडे को हम इस हवाले से बात करेंगे। चलें, ठीक है। मंडे को हमारे साथ फिर गायनोकोलॉजिस्ट होंगी और आपके जितने भी सवालात हैं, जो भी आपको पूछना हो, मंडे को इंशाल्लाह ताला हमारे प्रोग्राम में आप पूछ सकते हैं। और अब हम प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे इस पैगाम के साथ कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि सेहत है तो ज़िंदगी है। अल्लाह हाफ़िज़।